हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी RLVP। आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम समझेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जिसका दूसरा नाम है इबिलियोस्कोपिक इबिलियोस्कोपी। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? याद होगा हमने लास्ट क्लास में RLVP की डेरिवेशन पढ़ी थी, जो कि हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं। RLVP ये रहा। हमने RLVP की तब डेरिवेशन पढ़ी थी। हमने देखा था जब प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे। प्योर सॉल्वेंट जो कि P नोट है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। नॉन वोलेटाइल में जिसका रेट ऑफ इवोपरेशन होता नहीं है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया था। बिकॉज लेसर सरफेस एरिया आर अवेलेबल, लेसर इज द एवोपरेशन स्लो, सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया था। क्यों? सरफेस एरिया पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाइड हो गए थे, जिसके वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर गया था। तो अगर RLVP वाला लेक्चर देखा है तो नेक्स्ट टॉपिक आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हम अगला डेरिवेशन कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हम पहले इसका ग्राफ देखते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर 1 atm। तो याद होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया था, क्लोज कंटेनर, जिसके अंदर था सॉल्वेंट। इसका वेपर प्रेशर P नोट, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, और इस सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो ये बना हमारे पास क्या? सॉल्यूशन, जिसके सरफेस पे पहले सॉल्वेंट थे और अब कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए, जिसको मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लिख रहे हैं PS से। तो देखो यहाँ फिगर में दिख रहा है सॉरी, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने सरफेस एरिया को कवर कर लिया है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि लेसर सरफेस एरिया अवेलेबल है सॉल्यूशन के लिए, तो लेसर इज द रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो होगा तो वेपर प्रेशर भी कम। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा था कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का ज्यादा होता था सॉल्यूशन से। ये हम RLVP में पढ़ कर आए। तो जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो वेपर प्रेशर किसका इंक्रीज है? सॉल्वेंट का ज्यादा और सॉल्यूशन का कम। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर होता है अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, और वेपर प्रेशर कम होएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ये रिलेशन भी हम पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने वेपर प्रेशर को समझा था रोल्स लॉ में। तो देख लो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करा, तो इट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया? इंक्रीज। दोबारा देख लेना, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा उसने सरफेस एरिया को कवर कर लिया, आधे को। नॉन वोलेटाइल है, इवोपरेट तो होएगा ही नहीं, तो इवोपरेशन स्लो तो कंडेंसेशन भी स्लो, तो वेपर भी स्लो बनेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर गया। जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? जिसका वेपर प्रेशर कम है, सॉल्यूशन का। तो जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
बढ़ गया। या आप दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हो बेसिकली समझने के लिए, जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। नॉन वोलेटाइल कौन है? जिसका इवोपरेशन होता ही नहीं है। मान लो आपने पानी में नमक डाल दिया, ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को जैसे ही आप बॉईल कर रहे हो तो वो लेट बॉईल हो रहा है। क्यों? क्योंकि नमक सॉलिड है, वो इवोपरेट होएगा नहीं। सिर्फ कौन कौन होगा? सिर्फ वाटर वाला। और यहाँ पे कौन हो रहा था? पूरा सॉल्वेंट जा रहा था। वहां पे सिर्फ सॉल्वेंट जा रहा है, सॉल्यूट तो जा ही नहीं पा रहा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज कर गया और वेपर प्रेशर डिक्रीज। अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं दो कर्व आपके सामने अगर ड्रॉ करूं, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, दो कर्व को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। इसमें से पहला ये रहा, दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो बताओ कौन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा था? सॉल्यूशन, जिसको हम लिखते हैं टीबी, और सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल डाला, सॉल्यूशन को टीबी से लिख रहे हैं और प्योर सॉल्वेंट को नोट से लिखते हैं, टीबी नोट। बी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग को। सॉल्यूशन ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है और सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पे। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर क्या हुआ? घट गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम। ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है हमारा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और ये प्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन को। तो हमने टेम्परेचर के टर्म में तो देख लिया, अब वेपर प्रेशर भी देख लो। तो देखो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कर्व कम है, क्योंकि जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल ऐड करा तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया, इसलिए सॉल्यूशन नीचे की तरफ, अनसॉल्वेंट ऊपर की तरफ। यहाँ पे दिख रहा है जो कि देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और वो कम टेम्परेचर पे बॉईल करता है। बट जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर गया और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या करा है? इंक्रीज करा है नॉन वोलेटाइल ऐड करने पे। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करा, इसीलिए इसका नाम है एलिवेट, मींस बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। सिंपल सा, जैसे कि वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर दो नमक। जैसे इसको ऐड करोगे तब वो 100 से ज्यादा पे बॉईल करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ता है एलिवेट। एलिवेट मींस बढ़ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल को ऐड करने पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मींस सॉल्वेंट क्या बन चुका है अब? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी। टी भी ले लो। और डेल्टा टी भी होता क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि होता है फाइनल माइनस इनिशियल, टीबी माइनस टीबी नोट, टीबी माइनस टीबी नोट। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। टीबी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, और टीबी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नोट। एग्जाम में ये भूल जाओ तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना, नॉन वोलेटाइल ऐड करने पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, इसलिए इसका नाम एलिवेशन है, बढ़ना। तो आप यहाँ पे देख लो एक्सपेरिमेंटली शो that the elevation of boiling point is directly proportional to the molality of solute in the solution। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया है, ये चीज स्टेटमेंट लिखनी होती है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। इट मींस
नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। इट मीन्स डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एंड प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन हटा तो इसको बोलेंगे के बी, कॉन्स्टेंट आएगा के बी इंटू में एम। के बी क्या है यहाँ पे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या बोल सकते हो आप इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हो आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये इसके सारे नाम हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी नाम से बोल सकते हो। अब हमें पता है जो मोलैलिटी होता है डब्ल्यू बी सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास इनटू में सॉल्वेंट का मास, वो भी केजी में। तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ग्राम में था इसलिए हमने पर 1000 कर दिया केजी के लिए। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को। तो मोलैलिटी का यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ डेल्टा टी बी, तो ये हो जाएगा के बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू में 1000, ठीक है। तो ये रिलेशन आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, इस पाएंगे न्यूमेरिकल्स। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और देख लो जो हमने आरएलवीपी में भी देखा है और सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कॉमन है, ये कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज रेसिप्रोकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे भी ये मोलर मास ऑफ सॉलिड मींस एमबी के रेसिप्रोकल है। सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कॉमन है कि सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसके होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे हमने ये जो एम है ये मोलैलिटी का रिलेशन डाला, तो फाइनल हमारे पास ये बनता है एक रिलेशन किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक कई बार के बी भी निकालने के लिए पूछा जाता है, तो के बी का भी एक रिलेशन है, लिख लेना इंपॉर्टेंट है। के बी इज इक्वल टू होता है आर इंटू में एम ए इंटू में आर इंटू में एम ए टी बी नोट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है एंट्रेंस में। एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे लिख देते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड टीबी नोट तो पता ही है, टीबी नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इन पर मोल सोल्यूट। और सिंपली इसको फॉर्मूले को अगर लिखना चाहो, देखो यहाँ पे जो एम डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन एम में जो होता है एम ए, वो होता है एल बी के, क्या होता है एल बी। और एल बी यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना, सॉल्वेंट।
ठीक है। अगर मोल के लिए बोल रहा है परमोल तो ये आएगा, और अगर हमें एंथैल्पी पर ग्राम के लिए पुट दे रखी है तो डेल्टा एच वेपराइजेशन और एम ए बराबर होता है एलवी, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट पुट करूँ तो के बी का फाइनल जो रिलेशन है वो आ रहा है के बी इजकल टू आर इंटू में टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000। देखो डेल्टा एच अपॉन एम ए की वैल्यू कितना है एलवी, तो एम ए अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे देख लेना, तो एम ए अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एलवी, जो कि पुट करा तो ये के भी निकलता है यहाँ से। अगर कांस्टेंट निकालने के लिए कभी पूछा जाए आपको गैस कांस्टेंट और एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है तो इस फॉर्मूले से पुट करके हम निकाल सकते हैं, और ये हम करेंगे भी, ठीक है। तो ये होता है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और हम चेक भी करेंगे न्यूमेरिकली कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, फिर इकट्ठे को न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसे नोट कर लो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये तो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा समझ लेना, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा जाता है किसमें, सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है, और जिसका वेपर प्रेशर कम तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो ये तो था हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, और यहाँ पे ये भी याद रखना, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो रेसिप्रोकल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉमन है। नेक्स्ट आ रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये और इंपॉर्टेंट है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा था बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज में डिप्रेस करता है, इसको क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले समझते क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो अभी हमने देखा था कि सॉल्वेंट में, क्योंकि पी नोट था वेपर प्रेशर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा, इसलिए अगर किसी को RLBP की डेरिवेशन आती है तो वो ये दो तीन कॉन्सेप्ट को इजीली समझ लेगा। तो हमारे पास बना है सॉल्यूशन, पहले किसके पार्टिकल थे, सिर्फ सॉल्वेंट के। अब सॉल्वेंट के साथ साथ सरफेस पे कौन आ गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर गया, इसलिए वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा हो गया और सॉल्यूशन का कम। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो डिक्रीज कर गया था, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। अब आता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब किसी भी लिक्विड को अगर आप फ्रीज करते हैं तो वो किसकी तरफ कन्वर्ट होता है, सॉलिडिफाइड होता है। सॉलिडिफाइड मींस सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होना। तो आपसे अगर यहाँ पे देखो पूछा जाए इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉलिड है, मींस ये तो प्योर सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में, नॉन वोलेटाइल सॉलिड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ग्रीन कलर का। तो सॉलिड की तरफ कौन ज्यादा अप्रोच कर रहा है, सॉल्यूशन। तो मतलब मैं हल्का सा टेम्परेचर दूंगा तो ये तुरंत क्या कर जाएगा, फ्रिज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फ्रिज। फ्रिज होना मीन्स क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मैं ऐड करा तो क्या हो गया, जो सॉल्यूशन है वो जल्दी फ्रीज होने लग गया। जल्दी फ्रीज मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया, डिक्रीज कर गया। तो कम टेम्परेचर पे कौन फ्रीज कर जाएगा, TF, F मतलब सॉल्यूशन, और ज्यादा पे कौन कर रहा है, TF नोट। नोट को हम सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ले लेते हैं 1 ATM, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा वही दो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो कौन सा कर्व किसका है ये देख लो। तो हम बोल सकते हैं ये किसका है, सॉल्वेंट, दिस वन इज सॉल्यूशन, ठीक है। F को सॉल्यूशन, F नोट सॉल्वेंट। दोबारा देख लेना,
जैसे ही मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किस में गया, इस सॉल्यूशन में, तो ये सॉलिड की तरफ अप्रोच कर रहा है। मीन्स अगर आप हल्का सा टेम्परेचर दोगे तो ये जल्दी फ्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें आधा पहले से ही सॉलिड है, और फ्रीज होना सॉलिडिफाइड ही कहलाता है, सॉलिड की तरफ अप्रोच करना या सॉलिड बनना। तो दोनों में से कौन जल्दी फ्रीज कर जाएगा, सॉल्यूशन, कॉमन सी बात है। तो जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया, इसलिए इसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कौन कम टेम्परेचर फ्रीज करेगा, ग्रीन से लिख दो सर, कौन करेगा, सॉल्यूशन। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन, और एफ नॉट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा पे था इसके कंपेयर में। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रोजन सॉल्वेंट, सॉलिड। ये बीच की जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रोजन, जिस टाइम पे वो जम चुके हैं। अब यहाँ पर आते देख लो, सेम वही सेम स्टेटमेंट। अब इसको कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ये डेली लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है। सेम एज इट इज, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट, experimental showed that the depression of freezing point is directly proportional to molality of solute in the solution। यहाँ पर वापस आ जाओ, वापस इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एफ, जो कि डेल्टा टी एफ इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। टीएफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नोट को रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट से, और टीएफ फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, टीएफ होएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली शो करा है कि जो डेल्टा टीएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी। तो बताओ डेल्टा टीएफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलैलिटी के। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम। के एफ है डिप्रेशन ऑफ, के एफ को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। सेकेंड नाम मोलर, MOLAL, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। या बोल सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जो मोलैलिटी होता है, देखो मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो गया KF WB 1000 MB इंटू में WA। तो ये फाइनल रिलेशन किसका, एलिवेशन ऑफ, सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। तो डेल्टा TF भी देख लो यहाँ पे जो है कि डिप्रेशन of freezing point is inversely proportional to, या रेसिप्रोकल बोल लो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अभी तक तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कॉमन है कि तीनों के तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों के तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इट मींस जो ये
तीनों की तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रेसिप्रोकल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये रिलेशन और पीछे वाले रिलेशन को आप देख सकते हो मैच करके, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। एलिवेशन एंड ये देख लो टीबी माइनस टीबी नॉट और टीबी नॉट टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये जस्ट अपोजिट होता है, बाकी सारा रिलेशन सेम है। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, तो यहाँ डेल्टा टी भी है और के भी, और इसमें डेल्टा टी एफ और के एफ, बाकी सब कुछ सेम है। एंथैल्पी अब यहाँ पर भी सेम, के एफ निकालने का फॉर्मूला कांस्टेंट जो कि सेम है एज इट इज उसी की तरह, आर इंटू में एम ए इंटू में टी एफ नोट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू में डेल्टा एच फ्यूजन। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम एज इट इज, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट होता है और बी सॉल्यूट। टी एफ नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर, 1000 इंटू में डेल्टा एच फ्यूजन, सेम एज इट इज वही डेल्टा एच फ्यूजन। यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन ग्राम पर मोल, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन मोल इनवर्स, इन या फिर बोल सकते हो पर मोल, जो सेम लिखा था हमने यहाँ पे भी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, सेम लिख लो यहाँ पे भी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। और जो ये बराबर होता है एल एफ के, और एल एफ बराबर होता है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन एम ए, और ये एल एफ बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन ग्राम ऑफ, ग्राम पर बोल लो या पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको बोल लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इन पर ग्राम ऑफ, ये न्यूमेरिकल में मेंशन होता है। अगर आपको एंथैल्पी मोल इनवर्स में दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, उस केस में आपको मोलर मास बी सॉल्वेंट का, जो ए सॉल्वेंट है उसका पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो एंथैल्पी ना देके वो कैसे देंगे, एंथैल्पी को ही देंगे ग्राम पर ग्राम में, ठीक है। न्यूमेरिकल अभी करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे गिवन होता है। उस केस में एमए की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना, तो ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो के एफ इज इक्वल टू आर, देख लो एम अपॉन डेल्टा फ्यूजन, तो डेल्टा फ्यूजन है वो एम ए बराबर एल एफ है, तो एम ए अपॉन डेल्टा फ्यूजन बराबर 1 अपॉन एल एफ, तो मीन्स ये सब्सटीट्यूट करें तो ये आएगा डेल्टा टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू में एल एफ। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, बस एल एफ की जगह क्या आ जाएगा एल बी, और टी एफ नोट की जगह आ जाएगा टी बी नोट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ एप्लीकेशन है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देख लो कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो पहला हमें ये पता, जब हम NaCl को ऐड विद आइस, अगर NaCl को बर्फ में डालो या मिक्स करो या ऐड करो, देन द फ्रीजिंग पॉइंट of water is depressed, या it depressed the freezing point of water about -33 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक बीकर में आइस क्यूब्स लेते हो, ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट, इसके अंदर आप नमक डाल दो। जैसे ही नमक डालोगे, नमक क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्ट जो वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, डिक्रीज कर देगा, किसके, वाटर के।
वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा। वो फ्रीजिंग पॉइंट लगभग कितना हो जाएगा, -33 डिग्री सेल्सियस। आप घर पे ऐसा कर भी सकते हो, 2 आइस क्यूब लेना, एक में नमक डाल के देखना और एक बार नॉर्मल आइस, दोनों को टच करके फील करना, तो आपको पता चल जाएगा जिस पे आपने सॉल्ट कर डाला है उसका टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा ठंडा फील होने लगेगा। क्योंकि हम पढ़ के भी आए हैं, नमक जो होता है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या कर देगा, डिप्रेस, डिक्रीज। ठीक है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। और दूसरा, जहाँ पे स्नो होती है, जिन कंट्रीज में ज़्यादा स्नो गिरती है, तो स्नो को पिघलाने के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन की स्प्रे कराई जाती है। सॉल्ट क्या करता है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, तो आइस क्या करेगा, फ्रीज नहीं हो पाती। आइस क्या करती है, मेल्ट ऑफ हो जाएगी इजीली। मान लो आसपास स्नो पड़ी है, आप उसके ऊपर नमक का पानी की स्प्रे कर दो। सॉल्ट क्या है, एक नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल करता है क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, तो वो स्नो पिघल जाएगी, इजीली जम नहीं पाएगी, और जो रोड होते हैं आसपास के वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, जो NaCl एंड और CaCl2 used to clear snow from the roads because it depressed the freezing point of water। तो CaCl2 या NaCl के सॉल्यूशन का यूज करा जाता है स्नो को हटाने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं। डिप्रेस मींस डिक्रीज कर जाते हैं। देयरफॉर इट मेल्ट्स स्नो इजीली। जो स्नो होती है वो क्या करती है, जल्दी काफी मेल्ट कर जाती है। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि NaCl नमक के सॉल्यूशन का यूज करा जाता है स्नो को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसीलिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। और वेपर प्रेशर तो कम ही होता है, हमने पीछे वाले में पढ़ के भी आए हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वो दिख भी रहा है देखो। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप की एक एप्लीकेशन और है, इथाइलिन ग्लाइकोल का ऐड विद वाटर। जो कार के कूलिंग के लिए जो सॉल्वेंट डाले जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कार में पानी भरा जाता है ताकि उसका इंजन रेडिएटर ठंडा रहे। तो जो ठंडी कंट्रीज होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड कंट्रीज जिसे बोलते हैं, अगर वहां मैं वाटर को उसमें फिल कर तो वाटर तो इतने टेम्परेचर पे क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। वाटर फ्रीज ना हो इसलिए हम क्या ऐड करते हैं इसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल करा जाता है वाटर के साथ ऐड इन, या फिर ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड विद वाटर फॉर कूलिंग कार रेडिएटर्स, बिकॉज इथाइलिन ग्लाइकोल depressed the freezing point of वाटर। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कूलेंट के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल को डाला जाता है कोल्ड कंट्रीज में, कार रेडिएटर इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है, जो ठंडे देश होते हैं वहां पे जो रेडिएटर में जो कार के रेडिएटर्स होते हैं कार को ठंडा करने के लिए, उसमें हम वाटर फिल करते हैं। बट वहाँ जहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो पानी जम जाएगा।
पानी जमे ना, इसलिए हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, यहाँ पे पूछा जाएगा फंक्शन, तो इथाइलिन ग्लाइकोल डिप्रेस कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मीन्स वाटर जो पहले 0 डिग्री पे जम रहा था, अब वो 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, वो उससे भी काफी माइनस में जाके जमेगा। मीन्स काफी ठंड पड़ने के बाद भी जो अंदर का वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ही बना रहेगा, और इसलिए तो बोला गया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करा जाता है। तो याद रखना NaCl क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस, और ये टेम्परेचर याद रखना लगभग अप्रोक्स इस डिग्री तक पहुंचा देता है माइनस में, ठीक है। और इसी का यूज करा जाता है स्नो को हटाने के लिए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिप्रेस कर रहे हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल को करा जा रहा है कार रेडिएटर में कूलिंग के लिए, क्योंकि ये डिप्रेस कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। साथ ही साथ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, NaCl का ही सॉल्ट का यूज करा जाता है आइसक्रीम को जमाने के लिए, तो वो भी समझते हैं ऐसा कैसे। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि NaCl ने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करा है, डिक्रीज करा है, उसे जमने नहीं दे रहा, तो फिर आइसक्रीम कैसे जम रही है सॉल्ट डालने पे। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे एक फिगर समझते हैं, फिगर वाइज। ये मेरे पास एक चैम्बर है, ठीक है, और इसके अंदर हम ले लेते हैं आइस क्यूब्स। ये आइस क्यूब्स है, ये हमने इसमें डाल लिया बहुत सारी आइस क्यूब्स। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो आइसक्रीम्स वाले होते हैं उनके पास कोई वैसा फ्रिज नहीं होता, वो इतने धूप में भी खड़े रहते हैं तब भी उनकी आइसक्रीम्स मेल्ट नहीं करती, और वो आइसक्रीम को रखते पूरे पूरे दिन धूप में तब भी फ्रिज रहती है। और हमारे जो घर के AC होते हैं 1 घंटे के लिए लाइट के चले जाए सारी आइस मेल्ट कर जाती है। ऐसा कैसा पॉसिबल है, देखो ये कंटेनर है उनका आइसक्रीम वालों का, इसमें उन्होंने क्या फिल कर लिया, आइस क्यूब्स, ठीक है, बहुत सारी बर्फ डाल दी, और उस बर्फ के ऊपर क्या डाल दिया, नमक। ये मैंने नमक को डाल देता हूँ ऐसा, ठीक है, क्या डाल दिया, नमक। ये मैंने जो पिंक कलर टाइप है इससे नमक बना दिया, और इसके ऊपर बना लेता हूँ एक और कंटेनर। ये क्या है, एक और कंटेनर। तो कॉन्सेप्ट को समझना सही से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उधर नमक डाला था तो फिर मैंने वहां से इसको बंद भी कर दूं, ये कर देते बंद, क्लोज, इधर से भी क्लोज, ठीक है। और ये है पर एक कंटेनर। अब इस ऊपर वाले कंटेनर में हम डाल देते हैं अपनी आइसक्रीम्स। तो ये आइसक्रीम्स, ठीक है। अब ये कैसे जम जाएगी, ये कैसा पॉसिबल है, अब ये देख लो, और इसको भी ऊपर से कर देते हैं बंद। अब हमें पता है जैसे ही हमने आइस क्यूब में क्या ऐड करा, सॉल्ट। क्या ऐड करा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है, NaCl ऐड विद आइस, देन द फ्रीजिंग पॉइंट इज वाटर इज डिप्रेस। वाटर का जो आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा। कहाँ तक, लगभग -33, -25, -22, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, -20 से लेकर -33 तक कर देता है। जैसे ही हमने सॉल्ट ऐड करा, पहले ये आइस लगभग -1, 0, -2 के आसपास थी। जैसे ही सॉल्ट डाला टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच गया, -33। बट आप बोलोगे ये तो पिघलनी चाहिए क्योंकि आइस तो पिघलती है, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो कंटेनर था ये ओपन था। अब देख लेना, जैसे ही हमने सॉल्ट को ऐड करा, जैसे ही सॉल्ट को ऐड करा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करा, यस और नो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करा, तो टेम्परेचर यहाँ पे आ गया -33, और हमने कंटेनर को कर दिया ऊपर से बंद। जो कि अब देखो कंटेनर को कर दिया हमने बंद, जो इसकी कूलिंग थी -33 वाली, वो इस कंटेनर के अंदर ही ट्रैप होगी। ये जो कूलिंग है ना, वो कंटेनर के अंदर ही ट्रैप होगी, बाहर निकल ही नहीं पा रही। जो कूलिंग थी ना -33 वाली, ये कंटेनर के अंदर ही ट्रैप होगी, क्योंकि कंटेनर क्या है, चारों तरफ से क्लोज्ड। अब इस पूरे कंटेनर के क्लोज होने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर वो -33 है। जो बर्फ पिघल रही थी, इस टेम्परेचर की वजह से वो बर्फ भी वापस जमना स्टार्ट होगी, और वो पहले से भी ज़्यादा ठंडी हो गई है। इसके ऊपर रखे हुए कंटेनर में अब जो आइसक्रीम है वो तुरंत जमना स्टार्ट कर देगी, फ्रिज से भी जल्दी। आपके जो घर के फ्रिज है ना, उससे भी जल्दी ये वाली आइसक्रीम जम जाएगी। क्यों, जैसे ही हमने सॉल्ट को ऐड करा, उसने फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करा, आइस मेल्ट हो रही थी, बट कंटेनर को क्लोज कर दिया, उस कूलिंग को हमने अंदर ही ट्रैप कर लिया है। जैसे कूलिंग अंदर ट्रैप होगी, अब इस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर -33 तक पहुंच गया है। घर के फ्रिज
और जो एक तरह से डीप फ्रीज होते हैं लगभग उनसे भी ज़्यादा ठंडा, उसी के आसपास डीप फ्रीज होते हैं, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा बोल रहे हैं, उसी के आसपास। अब इस ऊपर वाले कंटेनर में आप जैसे ही आइसक्रीम को डालोगे तो वो आपके घर के फ्रीज से जल्दी जमना स्टार्ट होगी, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर -3 है 33 और घर के फ्रिज का तो -2, 3, 5, 6 लगभग होता है माइनस में, ठीक है, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ठंडा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ओपन कर दूं यहाँ से ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो जिसका कूलिंग है बाहर निकल जाएगा और ये बैंड करती चली जाएगी, जैसे कि स्नो में था। स्नो रोड पे ओपन में पड़ी रहती है, हमने स्प्रे करी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया, स्नो पिघल गई और टेम्परेचर हो गया था -33। बट उसको अगर मैं कंटेनर में क्लोज कर लेता जैसे यहाँ पे कर रहा है, तो कंटेनर उस कूलिंग का यूज करके एक आर्टिफिशियल फ्रीज बना लेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं आइसक्रीम वाले, जो कि रेडियो पे देखा होगा, आइसक्रीम वाले धूप में खड़े होते हैं, उनकी आइसक्रीम कभी मेल्ट नहीं करती, क्योंकि अंदर तक कभी मतलब पूरे एक दिन तक अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। तो यही है इसका मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हर कॉन्सेप्ट में ये पता चल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है नॉन वोलेटाइल को ऐड करने पर। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, ठीक है। अब हम करते हैं इसके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये आप नोट कर लो, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल भी इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट हो गया। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल जेईई उड़ीसा पेपर 2005 जो भी है उसमें आया हुआ है। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट व्हिच हैज फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस एंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो बोला गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, देखो मैंने यहाँ पे बताया भी था पीछे, जो पर मोल और पर ग्राम, मतलब एल दे रखा है हमें, फ्यूजन है ना, तो एल एफ। तो हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें बोला है जो एल एफ है वो क्या है 180.75 जूल ग्राम इनवर्स, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट और क्या क्या दे रहा है, और कुछ है, कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के निकालना है, ठीक है, which has a freezing point. Calculate the molar depression constant of a solvent which has a freezing point. Solvent का freezing point दे रखा है TF नॉट, जो कि कितना है 16.6 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में निकालो तो 273 प्लस 16.6 तो कितना हुआ 289 कैल्विन, ठीक है। आर हमें पता ही कितना होता है 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो को रिलेशन ये रहा सामने आपके, अभी अभी करा है हमने ड्राइव। तो के एफ निकालने का फॉर्मूला आर इंटू में टी एफ नॉट 1000 इंटू में एल एफ। तो करते हैं, वी नो के एफ इज इक्वल टू आर इंटू में टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू में एल एफ, 1000 इंटू में एल एफ। तो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, आर कितना है 8.314, टी कितना है 289.6 का स्क्वायर अपॉन 1000 और एल एफ कितना है 180.75। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 3.86, ठीक है 3.86 कि केल्विन केजी मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। इन्होंने बोल भी रखा होगा, इसी में निकालना है, तो चलो नहीं बोला, इसकी यूनिट होती है के एफ एंड के बी की, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये देखो मेंस में आ रखा है ये क्वेश्चन, जो भी है जेई, जो भी है जेई मेंस है उड़ीसा। के एफ इजिकल टू आर इंटू में टी एफ नॉट स्क्वायर 1000 इंटू में एल एफ। अगर ये मोल में दे रखा होता तो हम डेल्टा एच वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा वाला? डेल्टा एच। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजोल्व इन 500
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ वाटर। KF है 1.86 टू प्रोड्यूस द डिप्रेशन ऑफ 0.186 डिग्री सेल्सियस, द फ्रीजिंग पॉइंट इज। तो करते हैं क्या, पहले गिवन क्या क्या देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन, अमाउंट ऑफ यूरिया निकालना है व्हाइट कलर। तो अमाउंट ऑफ यूरिया देखो, यूरिया क्या यहाँ पे सॉल्यूट, तो मीन्स अमाउंट ऑफ यूरिया निकालना है WB। क्या निकालना है WB। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है, जो कि होता है 60 ग्राम पर। दूसरी तरफ है वाटर जिसका मास दे रखा हमें 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल होता है, ग्राम के। ये कन्वर्जन चेक भी कर लेना, ठीक है, ग्राम के इक्वल होता है। हमें की जरूरत ही नहीं पड़ती। और क्या दे रखा है, KF दे रखा है हमें 1.86 यूनिट होती है केल्विन kg मोल इनवर्स, इन्होंने गिवन नहीं दे रखी। तो बोला टू प्रोड्यूस अ डिप्रेशन ऑफ दिस, टू प्रोड्यूस ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस मीन्स डेल्टा TF, जो डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है 0.186 डिग्री सेल्सियस। देखो ये डिफरेंस है, इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में, एक ही बात होता है। डिफरेंस कहने का ये मतलब होता है, अगर आप देखो डेल्टा T निकाल रहे हो और आपको T1 दे रखा है 10 और T2 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ बच्चे देखो कैसे करते हैं, वो को ऐसा लगता है 20 फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10। इसका डिफरेंस कितना है डायरेक्ट, T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10 कितना है 20 माइनस 10, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस होता है। उसको केल्विन में कैसे लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। देखो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप उसको चेंज करो 273 प्लस 10 तो ये हो गया 283, इसको भी करो 273 प्लस 20 ये हो गया 293। अब फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो तो 10 कितना आ रहा है केल्विन, कितना आ रहा है 10 केल्विन। तो अगर मैं डेल्टा T भी निकालूं, यहाँ पे T जो भी है डेल्टा T, तो T2 माइनस T1 293 माइनस 283 जो कि आ गया 10 केल्विन। देखो पहले केल्विन में कन्वर्ट करते फिर माइनस करा जाता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, तो मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूँ या केल्विन में लिखूँ, उसका एक ही मतलब होता है 10, ठीक है, उसका एक ही मतलब होता है। मीन्स आप देखो डायरेक्ट माइनस करके 10 डिग्री सेल्सियस, इसको 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बोल सकते हो। और ये आया कैसे, पहले हमने केल्विन में कन्वर्ट करा A को, फिर B को करा, दोनों को माइनस करके आ गया 10 केल्विन। तो कुछ बुकों में लिखा होता है डिग्री सेल्सियस और डायरेक्ट केल्विन में यूज कर लेते हैं डिफरेंस को, उसका ये मतलब होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आप राइट में ये समझ लेना। तो हमें डेल्टा TF भी दे रखा है, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया। वी नो डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू में WB अपॉन MB इंटू में WA इंटू में 1000 में 1000। और ये वैल्यूज अगर यहाँ सारी पुट करें इस फॉर्मूले में, हमें निकालना है यहाँ पे WB। पहले WB इजकल टू हो जाएगा, WB इजकल टू हो जाएगा डेल्टा TF इंटू में MB WA अपॉन में KF इंटू में 1000। डेल्टा TF कितना है देखो 0.186, MB 60, WA 500, KF गिवन था हाँ 1.86 एंड 1000। तो देखो इसके 2 से 2 पॉइंट कटे, एक 0 आ गया, तो 1 2 3 1 2 3 ये पूरा गया इससे 6 5 जा 30 अपॉन 10 3 ग्राम, कितना 3 ग्राम। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। तो बताओ कितना ग्राम है सोल्यूट
3 ग्राम। कितना है? 3 ग्राम। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसका मोलर मास इतना है, तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना है? गिवन मास है 7 ग्राम और जो मोलर मास है वो है 210 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। इन 350 ग्राम ऑफ एसीटोन, एसीटोन में डाला जा रहा है 350 ग्राम ऑफ एसीटोन, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन फ्रॉम, कितने से कितना बढ़ जाता है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट? पहले से एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट था टीबी नोट वो था 56 डिग्री सेल्सियस। अब कितना हो गया सॉल्यूशन बनने पे? 56.3 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक मींस केबी, वो दे रखा है हमें, निकालना है। द वैल्यू ऑफ इबिलियो कांस्टेंट ऑफ एसिडिक इन किलोग्राम इज, ये फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट। तो ये तो हो जाएगा। हमें देखो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, याद होगा। डेल्टा टीवी दिखा देते दोबारा, पीछे कर लो। तो देखो डेल्टा टीवी क्या होता है? टीवी माइनस टीवी नोट। फाइनल क्या था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, एलिवेट, तो टीवी माइनस टीवी नोट। कहाँ पे चला गया? हाँ, टीवी माइनस टीवी नोट। टीवी कितना है? 56.3 माइनस 56, तो ये आ गया 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस है, तो ये केल्विन में भी लिख सकते हो क्योंकि डिफरेंस एक ही बात होती है, अभी भी समझाया था। तो अब सारी वैल्यू गिवन है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? KF। तो हमें पता है जो डेल्टा टीवी होता है वो होता है AB इंटू में WB अपॉन MB इंटू में WA इंटू में 1000। ये रिलेशन पढ़ा था हमने। तो KB अगर यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB इंटू में MB WA अपॉन में WB इंटू में 1000। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप पुट करते हैं यहाँ पर जितनी भी थी हमारे पास। डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.3, MB कितना दे रखा है? 210 210 एंड WA 350 एंड WB 7 एंड 1000। 1 2 3 पॉइंट हटाया, एक और जीरो। देखो 1 2 3 4, 2 से 2 जीरो कट गया। सॉल्व करते हैं। कोई किसी से कट रहा है? हाँ, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 21 जा 105, 105 से करेंगे तो 315 अपॉन 100, 3.15। ये आ रहा है क्या? हाँ, ये रहा 3.15, बी ऑप्शन। तो KB इज इक्वल टू आ रहा 3.15 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं, बस आपको फॉर्मूलेज पता होना चाहिए बेसिक, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब हम। तो आर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट विल बी KB। चलो करते हैं पहले गिवन क्या क्या। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 13.4 ग्राम ऑफ CuCl, सॉल्यूट इतना है, सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्यूट का मास कितना है? 13.44 ग्राम। मोलर मास गिवन ही है 134.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, दूसरी तरफ सॉल्वेंट जो है वाटर है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इस बार सॉल्वेंट kg में पहले ही दिया हुआ है, इसमें kg में पहले ही दिया हुआ है, तो मोलैलिटी के लिए हम यूज नहीं करेंगे। तो देख लो KB क्या है? 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। और कुछ गिवन है? हाँ, अब देख लो यहाँ पे क्या है? CuCl2। एज्यूम
CuCl2 is completely ionized। ये आगे हम जब वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा, बट मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो I इसके लिए कितना हो जाएगा 3। अब ये I क्या है, ये वेंट ऑफ फैक्टर में हम पढ़ने वाले हैं। वेंट ऑफ फैक्टर ही होता है जिसमें एबनॉर्मल मोलर मास, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वहाँ पे पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो CuCl2 का I3 कैसे हो गया वो चेक देख लो, होता क्या है I। तो Cu कितने में ब्रेक होगा, Cu2 प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव, एक कॉपर का है 2 क्लोरीन के, तो टोटल कितना है 3। तो ये होता है I=3। और इसका फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, जो हमें पता है जो डेल्टा TB होता है वो होता है KB इंटू में M मोलैलिटी, यस और नो। बट जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड है, तो इसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा I। ये हम आगे पढ़ने भी वाले, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा याद भी कर लेना, और आपने पढ़ा भी होगा। I कितना है 3, बाकी सब कुछ सेम है। देखो मोलैलिटी I कितना है 3, KB की वैल्यू हमें पता है 0.52, मोलैलिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 13.44 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 134.4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में पहले दे रखा है 1 इंटू में 1। इस बार 1000 क्यों नहीं आया, क्योंकि केजी में पहले दे दिया, हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया। तो अब चेक करते हैं, 3 इंटू में 52 में 1344 अपॉन 1344, उनके पॉइंट हटे तो नीचे 4 जीरो आएंगे, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके हटा तो 1 जीरो पर जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते देखो क्या आंसर आ रहा है हमारा। 1 जीरो से 1 जीरो गया, इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू गई, और कुछ भी है, ठीक है कोई नहीं। 352 जा 156 अपॉन 1000, तो 0.156 डेल्टा TB केल्विन में 0.156 0.156 0.05 10 0.16। अच्छा इन्होंने राउंडिंग ऑफ कर रखा है, 156 को कितना लिख सकते हैं 0.16 अप्रोक्स दे रखा है, ठीक है उन्होंने, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करेंगे वैल्यू देखो बढ़िया, तो वो कितना हो जाएगा 0.16। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, 0.16 क्या है 0.16। तो ये आई याद रखना, तब सॉल्ट कंप्लीटली आयनाइज हो तो उस केस में हम आई ऐसे निकालते हैं। तो ये आई वाला फॉर्मूलेस भी आगे आने वाले हैं, वहाँ पे करेंगे भी। ये बीच में आ गया था, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिख लेते हैं 18 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम मोल बस, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, तो W कितना हो गया 1 kg इन ए सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल, केवी वाटर का दे रखा है 0.52 kg मोल इनवर्स, ठीक है कितना 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो हमें क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल। बोला जब 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड करा जा रहा है 1 kg ऑफ वाटर में, तो वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉइल होगा, मींस सॉल्यूशन कितने पे, क्योंकि देखो ग्लूकोज को वाटर में ऐड करा, अब ये कितने पे बॉइल होगा, तो सिंपल सा पूछा सॉल्यूशन कितने पे बॉइल होगा, मींस टीवी निकालना है। और टीवी नोट हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मींस 373.15 केल्विन, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे डेल्टा टीबी। वी नो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में मोलैलिटी, यही फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी वही WB, तो पुट करते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी कितना है 0.52 m,
क्योंकि गिवन मास 18, सेम जो होता है मोलर मास 180, सॉल्वेंट का मास केजी में ये रहा। तो पॉइंट हटाया था तो 2 0, 18 से गया 10 में, तो ये आ गया 0.052 केल्विन, 0.052 केल्विन। और हमें पता है जो डेल्टा टी भी होता है वो टी वी माइनस टी वी नोट होता है, और हमें निकालना है टी वी। तो बताओ टी वी कितना हो जाएगा, टी वी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी वी प्लस टी वी नोट। तो 373, सॉरी डेल्टा टी वी है 0.052, कितना 0.052 प्लस 373.15, 373.15 0.052, ठीक कितना आ गया 202, तो आ गया 373.202, ये 2 है। तो देखो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है इस क्वेश्चन में कि जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस जो ग्लूकोज है उसको ऐड करा किसमें, वाटर में, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। पहले कितना था 373.15, अब हो गया 373.202, इसलिए इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, ये भी बॉइलिंग पॉइंट का है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, टीबी नोट। बेंजीन क्या होता है, सॉल्वेंट ही होता है। बोला व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, एक सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल 1.80 ग्राम, उसका एमबी हमें नहीं पता, नॉन वोलेटाइल है तो हमें तो पता ही नहीं होगा और दे भी नहीं रखा। डिसॉल्व इन 19 ग्राम ऑफ बेंजीन, जो कि सॉल्वेंट है 90 ग्राम, उसका मोलर मास कितना होता है 78, वो जो कि यूज भी नहीं करना। तब बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे ही नॉन वोलेटाइल को बेंजीन में डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, पहले ये था और बढ़ के हो गया 354.11, ये लिखा देखो 354.11। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये एमबी निकालना है, तो ये तो क्वेश्चन हो ही गया डायरेक्ट। तो हमें दिखा है देखो, पता है डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी कितना है 354.11 माइनस 353.23, इनको माइनस करते पहले, 354.11 353.23, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8, ठीक है 11 में से 3 गया 8, 0, 10 में से गया तो 8, 0, कितना आ रहा है, ठीक है 0.88, इतना ही आ रहा है 35 टाइम में, तो यार 0.88 केल्विन। डेल्टा टीवी आ गया है, तो अब तो बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या है, अब बोला है एमबी निकालना है, तो हमें पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू में डब्ल्यू बी पॉन में एम बी डब्ल्यू ए इंटू में इंटू में 1000, और हमें फाइंड आउट करना है एम बी। तो एम बी बराबर हो जाएगा के बी डब्ल्यू बी इंटू में 1000 डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए, ठीक है। तो एम बी के बी की वैल्यू कितनी है, के बी का है ये रहा 2.53, डब्ल्यू बी कितना है 1.80 एंड 1000 अपॉन डेल्टा टीवी 0.88 इंटू में डब्ल्यू ए 90। तो वो पॉइंट हटाते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। तो पॉइंट 2 हटे, 2 यहाँ से हटे तो 4 0, 2 पॉइंट यहाँ से हटे तो 2 0, तो करते देखो 4 0 से 1 2 3 4 1 0 से 1 0, कुछ बचे ना काटने के लिए। हाँ 9 1 जा 9, 9 20 जा 180, हाँ
2 10 जा 244, तो पर आ रहा है 2530/44, कितना 44, तो डायरेक्ट ही डिवाइड कर देते हैं 2530/44, तो 4 5 जा 20, 5 पे जाएगा 22, ठीक है 220, कितना बचा 33, ये 0 नीचे आ गया, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो ये आ रहा है 57, ठीक है अप्रोक्सीमेटली 57 ग्राम पर मोल, 57 पॉइंट को समथिंग आ रहा है, तो हम 57.5 लिख लेते हैं बीच का, ठीक है 57.8 करके आता है, जो कि अप्रोक्स 58 होता है वैसे रियल, इसका आंसर 57.8 या 57.9 आएगा, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना आ गया सॉल्यूट का 57.8, जो अप्रोक्स मैंने 58 लिख दिया, कैलकुलेट कर लेना। तो ये था मोलर मास हमने निकाला है। देन नेक्स्ट है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद द इतने ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में खुद ट्राई करना है। इसके लिए KF की वैल्यू जो आएगी वाटर की आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है, आई थिंक 1.86 शायद, चेक कर लेना, ठीक है। KF आपको गिवन होगा, यहाँ पे लिखना भूल गए, तो ये होमवर्क में ट्राई करना, एक इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसे होमवर्क में ट्राई करना। और एक क्वेश्चन और आ रहा है, तो इसको तो कर ही लेते हैं, लास्ट है, ये होमवर्क है। इसकी KF वैल्यू यहाँ पे मिस हो गई है, तो आप चेक कर लेना KF वाटर का या कितना इस क्वेश्चन का, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, 1.86 में भी, ठीक है, श्योर नहीं है, शायद इतना ही है, होमवर्क में ट्राई करना। नेक्स्ट आ रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कितना 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in 15 ग्राम ऑफ बेंजीन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो MB हमें पता ही नहीं है, दे भी नहीं रखा। लोड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय डेल्टा TF 0.40 और KF बोल रखा है उन्होंने कितना है 5.12 kg मोल इनवर्स। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मोलर मास निकाला है ये MB, तो डायरेक्ट हो गया। हमें पता है जो डेल्टा TF इज इक्वल टू है KF इंटू में मोलैलिटी जो कि होता है WB MB WA इंटू में 1000 WA इंटू में 1000। तो बताओ MB कितना आएगा, KF इंटू में WB 1000 डेल्टा TF इंटू में WA, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। KF कितना है 512 5.12, WB 1 इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा TF 0.40 एंड WA 50। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 2 0 से 2 0 गए और कुछ कट रहा है, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 4 2 जा 8 3 4 8 जा 32 और कुछ। WA कितना था 50 था, ठीक है। 128 50 गलत कर दिया क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। MB गया ऊपर, WA नीचे, KF WB 1000 डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF 0.40, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कटे, यस सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है 512 इंटू में 10 अपॉन 40 इंटू में 5, 0 से 0 कट, 2 2 से 56, 2 पे गया, 2 1 128 128 बाय 5 5 2 जा 10 2 5 5 जा 25, ये कितना है 128 है, सॉरी 3 0 5 6 जा 30 और इंटू में 10 भी तो था, एक एक्स्ट्रा 1 2 हाँ इंटू में 10 भी है, ठीक है। तो ये आ गया 256 ग्राम मोल इनवर्स।
मोलर मास कितना आ रहा है 256 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, इतना ही आता है 256। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर जो भी टॉपिक होगा सॉल्यूशन